हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस उद्देश्य से आए हैं आप लोग को अच्छी तरह से पता है, और आज द प्राइम क्लासेस की तरफ से जितने भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं जिनकी सिलेबस में हिंदी है, उनके लिए ये जो हिंदी है उसमें आज वर्णमाला का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा लेसन है जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, वीडियो हो, यानी जिन जिन क्लासेस जिन में हिंदी पूछी जाती है उनमें सबसे जरूरी बात होती है कि वर्णमाला, क्योंकि न्यू को जानना हमारी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्णमाला पे ही हिंदी टिकी है। तो हम लोग आज पहले अध्ययन करेंगे आज पहले क्लास में कि वर्णमाला क्या है, उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वर्णमाला इसका दो शब्दों से मिलकर मिला है, वर्णमाला। ठीक है ना, वर्ण और माला, जिसे हम माला शब्द लगता है ना, माला जैसे हम कहते हैं कि फूलों का माला ना, तो इसमें फूल को जब व्यवस्थित ढंग से हम पिरोते हैं तो वो माला होता है, जिसे हम लोग पूजा पाठ करने के लिए इसलिए यूज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ण का माला, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी हमको जब परिभाषा समझनी जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो पहले वर्णमाला में पढ़ने से पहले तो हमको समझना कि वर्ण क्या है, पहले वर्ण क्या है, तो वर्ण किसे कहते हैं इसको हमको समझना है। ठीक है, तो वर्णमाला में वर्ण को समझना बहुत बेसिक जरूरी है हमारे पास। तो वर्ण की परिभाषा लिख सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो, जिसका खंडन न हो, अर्थात जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है ना, इसको वर्ण कहते हैं जिसका खंडन संभव न हो। ठीक है ना, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब वर्ण और ध्वनि में थोड़ा सा हम लोग अंतर समझेंगे। ठीक है ना, वर्ण और ध्वनि। वर्ण क्या है, वर्ण जो होता है जिसके कहा गया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो सके। तो वर्ण है, और जानते हैं कि वर्ण के बिना हिंदी का होना संभव ही नहीं है। तो वर्ण है क्या, इसके बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह। वर्ण को हम लोग ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जैसा कि देखा गया है कि, तो जैसा कि बताया गया कि वर्ण को ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ध्वनि क्या है, ध्वनि जो हम वाग इंद्रियों द्वारा जिसको व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं ध्वनि। और उन्हीं ध्वनि चिन्हों को अगर लिख दिया जाए तो हो जाता है वर्ण। जैसे हम इसको पढ़ते हैं क, चाहे अ, ख, जो भी आप पढ़ते हैं, तो इसको अगर मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है, ध्वनि है। और जब उसी चीज को हमने लिख दिया तो वो समझ जाइए, लिख रहे हैं, संकेत के माध्यम से समझ रहे हैं, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं ध्वनि चिन्ह। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे इंग्लिश में इंच होता है और हिंदी में भी इंच होता है। ठीक है, इंग्लिश में इंच लिखा जाता है और हिंदी में क्या होता है, भी इंच इसी तरह से लिखा जाता है। पर इंच जो है इंच जो है ये क्या है, ध्वनि है, और ये भी इंच ध्वनि। दोनों को उच्चारण में, ध्वनि में कोई मुझे भेद तो नहीं दिखता, कोई भेद नहीं है। इंच भी है, इंच भी है, तो ये तो ध्वनि हो गया। लेकिन वर्ण की जब बात करें तो इसके वर्ण जो है लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसको वर्ण हम कह सकते हैं कि वर्ण में इनके अंतर है, पर ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, मैं समझ लिया होगा कि आप लोग भली भांति इसको समझ गए होंगे। क्या है वर्ण, क्या है
एक वर्ण को हम लोग वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो सके, और ध्वनि चिन्ह क्या होता है, को भी वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। और इसको समझ लीजिएगा, इन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दिया हूं आपको कि आपका जो है कि इंच भी उच्चारण वही है, इंच भी उच्चारण यानी ध्वनि है, लेकिन वर्ण क्या है, अलग अलग है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ण के स्वरूप के बारे में, ठीक है ना, वर्ण के स्वरूप के बारे में। शुरू कर लिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण के स्वरूप के बारे में। तो पहले हमको समझना है कि वर्ण के स्वरूप क्या है। जैसे हम जानते हैं कि अभी मैं बताया कि वर्ण को खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया क, ख, ग या अ, आ, कुछ भी मैं अ लिख दिया, अब आ लिख दिया, इसको हम खंडन नहीं कर सकते ना। तो इसके ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ण के स्वरूप है। लेकिन जैसे मैं एक शब्द देता हूं, जैसे मैं लिख दिया पानी, ये पानी शब्द है, लेकिन इसको खंडन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प धन आ, और इसको लिख सकते हैं न धन ई। अब इसके पानी के 4 खंड हम करने कर दिया है, इसका खंडन कर दिया गया क्योंकि एक शब्द है, इसका खंडन मैंने कर दिया, इसको 4 खंडों में किया गया है, लेकिन इसको हम खंडित नहीं कर सकते। और जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है, 52 होती है, अर्थात 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल 52 अर्थात 52 होती है। और वर्ण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वो है स्वर और व्यंजन। हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका एक पार्ट है मूल रूप से स्वर और दूसरा का कौन सा है, व्यंजन। अब स्वर क्या है, अब हम लोग स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में पढ़ेंगे, स्वर है क्या। तो हम लोग जानते हैं स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध को होता है, यानी बिना किसी बाधा को होता है, यानी स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है ना। तो स्वर उसे कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या टोटल 11 होता है। कितना होता है, 11। वो 11 कौन कौन से हैं मूल रूप से हम बता देना चाहेंगे। अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद री, ए, आई, ओ, औ। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल जो हमारे हैं 11 जो है कि स्वर हैं। और स्वरों को मात्रा के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कहा जाता है एक ह्रस्व स्वर, दूसरा का होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा का होता है प्लुत स्वर। जैसे जानते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनको जो है हम लोग जो है कि दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अपलुत के अंतर्गत जैसे होता है ओम, ओम लिख दिया गया है, या संबोधन, या किसी को पुकारना, जैसे कोई व्यक्ति दूर है उसको पुकारते समय लंबी सांस की जरूरत पड़ती है, तो मैं मात्रा के आधार पर समझो तो मात्रा का मतलब समझिए श्वास, यानी किसी वर्ड को उच्चारण में कितनी सांस लगती है। तो जिसमें सबसे कम लगती है उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर इसको बोलते हैं। अब इसको स्वर जो ह्रस्व स्वर है इसकी उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उच्चारण में, इसलिए इसको
एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगना समय लगता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और तीसरा होता है प्लूत। प्लूत स्वर ऐसा स्वर है जो कि नियमतः हिंदी में तो प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में मिलता है, क्योंकि ओम शब्द संस्कृत से है। फिलहाल देखते हैं जो ह्रस्व के अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसको हम लोग नाम देते हैं प्लूत, अर्थात इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि कौन सा भाई निम्न में से दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कौन सा एक मात्रिक स्वर है, कौन सा द्विमात्रिक है, निम्न में से कौन त्रिमात्रिक है, तो वहां पे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसको समझ लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे किसी को संबोधन है, किसी को बुलाना है, जैसे देखे होंगे आप लोग कभी कभी बिरहा जब चलता है या कोई लोकगीत चलता है तो टेरी भरने वाले कितनी लंबी सांस में अलापते हैं, उसका मतलब है कि वो प्लूत स्वर है, यानी लंबे समय तक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है ना, में 4 वर्ड आते हैं, और दीर्घ स्वर में आपके टोटल 7 आएंगे, और ये टोटल मिला के 11 स्वरों का उल्लेख हो गया। और प्लूत में ओम, संबोधन, ऐसे जो वर्ड आते हैं, किसी को पुकारना होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिमात्रिक। अब तक हम लोगों ने मूल 11 स्वरों के बारे में अध्ययन किया, और जो 12वां हमारे पास है उसको अंग बोलते हैं, और एक होता है अ होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अंग जो है इसको जो है कि हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार का सिंबल जो होता है ऐसे होता है, अंग की मात्रा की तरह होता है, एक छोटा सा ऊपर बिंदी होता है जिसका अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग जो होता है डबल बिंदी होता है, जिसको उच्चारण में, इसके उच्चारण, अंग जो इसको उच्चारण में जो आवाज आती है वो नाक से आती है। कहां से आती है? नाक से आती है। जैसे मैं लिख दिया अंगूर, अंगूर, ठीक है ना, मंच, ऐसे वर्ड जो है इसमें जो है कि नाक से जिसके उच्चारण होता है जिस स्वर का, वो जो है कि अनुस्वार के अंतर्गत आता है। और विसर्ग में डबल बिंदी होता है जिसे हम लोग विसर्ग कहते हैं, अर्थात इसका उच्चारण के समय ह जैसे आता है। जैसे मैं कह दिया दुख, दुख, मनोरथ, मनोकामना, अर्थात इसमें जो है कि अ की मात्रा आती है जो कि ह जैसा उच्चारण होता है। और कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। कभी कभी के एग्जामों में पूछ देता है कि इसका उच्चारण स्थान कहां से है। तो इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा एक छोटा सा बेस बताएंगे, समझिएगा। अनुस्वार मतलब होता है जिसका उच्चारण जो है नाक से हो, और अनुनासिक मतलब हो गया जिसका उच्चारण क्या होता है, जो ध्वनि आती है वो नाक से और मुंह से दोनों आती है। जैसे अनुनासिक का सिंबल ऐसे होता है, मान लीजिए ए, मान लीजिए आपका मुख हो गया, ठीक है, ये मुख हो गया और यहाँ पे ऊपर नाक हो गई, यानी इसका मतलब समझ जाइएगा मुख और नाक दोनों से जब उच्चारण होता है, दोनों से जब ध्वनि आती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अनुनासिक। और जब सिर्फ नाक से, यानी एक बिंदी बन गया, सिर्फ नाक से जहां आती है ध्वनि उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए दोनों में अंतर होता है। जैसे 5 में इसमें पूछ दिया जाएगा कि अनुनासिक है कि अनुस्वार, तो आप स्पष्ट पूछ देगा 5 में जो मात्रा है अनुनासिक है कि अनुस्वार है, तो आप स्पष्ट बताएंगे कि यहाँ पे अनुनासिक है, क्योंकि चंद बिंदी लगा है। इसको चंद बिंदी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंबल समझने के लिए कहां से उच्चारण में बनाया। देखिए स्माइल करते हुए चेहरा आपका जो है कि मुख हो गया और ऊपर से नाक हो गई, यानी मुख और नाक से जब ध्वनि आती है उसको अनुनासिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो अब मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे कि स्वर क्या है, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे स्वर क्या है। और स्वर के बाद हम लोग अब स्टडी करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल पे जाके लिंक में कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो हमारे इंस्टीट्यूट का है वो है
इस पे या फिर आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है 8931835500, ठीक है ना। इस पे आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर यहाँ मुझे नहीं समझ में आया, तो उसको फिर आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग समझिए। अगर जहां भी कोई समस्या आ रही है आप बताइए, उसको हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम लोग जो है आज स्वर के बारे में स्टडी कर लिए, कल हम लोग नेक्स्ट टाइम व्यंजन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।